तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह हूँ। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। एक हिंदुस्तान का जो हमारा भारत देश है, इसका जो एक आम नागरिक होता है, वो सुबह सुबह अपने काम धंधे पे जाता है। जाने के बाद दिन भर काम करता है, मेहनत करता है, 4 पैसे कमाता है। उसके बाद घर पे आता है। आने के बाद जब उसे अपने देश दुनिया की हाल खबर जाननी होती है तो फिर वो न्यूज़ चैनल खोलता है। कुछ चैनल वो चुन रखा होता है कि हाँ, इस चैनल पे सच्चाई दिखाई जाएगी। उसके बाद उस चैनल को सुनता है। चैनल वाले जो कुछ बताते हैं वही मान लेता है कि हाँ, अगर बता रहे हैं तो सही होगा। जैसे आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं कि अगर प्रखर सुना रहा है तो कम से कम सही सुनाएगा। इसी भरोसे के साथ, इसी एक फेथ के साथ आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं। अगर आप इतना भरोसा दिखाते हैं तो चाहे मैं हूँ और चाहे जो हूँ, कम से कम उसका एक फ़र्ज़ बनता है कि आपके सामने सच्चाई दिखाएं। आप अगर कहीं गुमराह हो रहे हैं, आपको कोई गलत चीज़ दिखाई जा रही है, तो कम से कम हम लोगों का फ़र्ज़ है कि आपको सही चीज़ बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, और ख़ासकर कुछ ऐसे चैनल्स थे जिनका मैं बड़ा सम्मान करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सम्मान वो खो चुके हैं। जिनका फ़र्ज़ बनता था कि कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कुछ गलत चीज़ें आ रही हैं, आप कुछ गलत जान रहे हैं, तो आपको सही चीज़ें दिखाएं। लेकिन अपने एक तरह से आपकी हाँ में हाँ मिला के आपसे मीठा बनने के चक्कर में आपको इस तरह से उन्होंने मिसलीड किया कि जो एक्चुअल मुद्दा था और वो एक्चुअल चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। अच्छा, आप लोगों की गलती नहीं, आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं, आप देश दुनिया में अपने काम में इतनी बिजी हैं कि आप इन चीज़ों पे रिसर्च नहीं कर सकते, आप एक पूरा दिन नहीं लगा सकते। इसीलिए तो आप 1 घंटे आधे घंटे निकाल के हम लोगों को सुनते हैं। तो हम लोगों का जो काम है वो दिन भर का अगर यही है तो कहीं ना कहीं हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। आज की कहानी भी इसी बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और कहानी भी क्या है, सही घटना है। लेकिन आपको क्या बताया गया और क्या फैक्ट है वो आप आज सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप ताजुब भी करेंगे। आज की कहानी सीमा गुलाम हैदर की है। सीमा गुलाम हैदर, जिसकी कहानी हमको, आपको, सबको पता है कि पाकिस्तान की एक महिला जिसके 4 बच्चे थे, पति उसे परेशान करता था, मारता पीटता था। उसके बाद पति कमाने चला जाता है सऊदी। इसके बाद महिला अकेली होती है। उसके बाद फिर उसने पबजी गेम इंस्टॉल किया। उसके बाद वो खेलना शुरू हुई। खेलते खेलते उसकी मुलाकात भारत देश के रहने वाले सचिन से हुई, जो ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा का रहने वाला। सचिन से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद फिर धीरे धीरे दोस्ती धीरे धीरे फिर आगे बढ़ी। नंबर एक्सचेंज हुआ। अब जब नंबर एक्सचेंज हुआ तो फिर दोनों एक साथ पबजी खेलते, दिन भर बातें करते। और कहीं ना कहीं सीमा गुलाम हैदर जो थी, अकेली थी, अकेलापन उसे सता रहा था। तो फिर उसने एक तरह से इसकी तरफ आकर्षित हुई। आकर्षित होने के बाद दोनों में प्यार हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि मिला जाए। तो एक बार चोरी छुपे, यानी अपने देश से चोरी छुपे, वो नेपाल आती है। इधर से ये सचिन भी जाता है। जाने के बाद फिर ये लोग मिलते हैं। कुछ टाइम तक ये लोग साथ रहते हैं। रहने के बाद वो महिला वापस जाती है। जाने के बाद सचिन भी वापस आता है। आने के बाद फिर कुछ दिन तक और इंतज़ार होता है। और फाइनली मई महीने में, जो अभी यही मई बीता, इस महीने में जो सीमा है बाकायदा नेपाल के रास्ते शारजा होते हुए नेपाल आती है अपने 4 बच्चों के साथ। वहाँ से फिर ये भारत आ जाती है। आने के बाद फिर ग्रेटर नोएडा पहुँचती है। पहुँचने के बाद रबूपुरा रहती है। रबूपुरा में कुछ महीने तक रहती है। रहने के बाद फिर जब ये दिमाग में आता है कि चलो शादी कर लेते हैं, तो फिर एक वकील साहब के पास जाती है। वकील साहब से अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करती है। वकील साहब उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद फिर पुलिस आती है। तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। उसके बाद फिर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट से उसे बेल मिल जाती है। उसके बाद तमाम लोग जाते हैं इंटरव्यू लेने। इंटरव्यू में सवाल भी क्या क्या, अगर उस इंटरव्यू को ध्यान से सुने, और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आप सुनिएगा, तो कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा कि मैंने जो बोला, प्रखर ने जो बोला, क्या उस बात में सच्चाई है या नहीं। ये तो रही वो पूरी कहानी जो इस महिला ने सुनाई। इस महिला ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जब इससे पूछा गया कि आप कैसे, आपकी शादी हुई, फिर पति ने कैसे आपको टॉर्चर किया, तो इस पर महिला ने बताया कि मैं किसी लड़के से प्यार करती थी। साल 2013-14 में प्यार करती थी। प्यार करने के बाद मैं उससे शादी करना चाहती थी। इस बारे में मैंने अपने घर वालों से कहा। तो जब घर वालों से कहा तो घर वाले, चूँकि मैं जिस बिरादरी से आती हूँ वहाँ पे मुस्लिमों में भी कई जातियाँ हैं, रिंद जात से, चूँकि मेरा गांव रिंद है, तो फिर मैं जिस बिरादरी से आती हूँ उस बिरादरी में लव मैरिज, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो जब घर वालों को पता चला तो फिर घर वालों ने मेरी जो है, इस जो ये जाफरानी हैदर था, इससे शादी करवा दी। शादी ज़बरदस्ती की थी। ज़बरदस्ती की शादी हुई। उसके बाद फिर लगातार बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा करने की एक तरह से मशीन बना दिया गया। पति लगातार टॉर्चर करता, लगातार मारता पीटता।
उसके बाद फिर वो सऊदी चला गया। जाने के बाद फिर तब से मैं अकेली हूँ, तब से ये कभी लौट के नहीं आया। अब ये चीज़ें जब हम आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं फिर लगता है कि इस महिला के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि ये प्यार की भूखी थी, हिंदुस्तान आ गई। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इस महिला ने जो कुछ कहा उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो कहीं ना कहीं आपको खुद आज सोचने पे मजबूर कर देगा। दरअसल इस महिला का जो पूरा नाम है और इस महिला का जो असली नाम है वो नाम है सीमा रजा। सीमा रजा इसका असली नाम है। ये गुलाम रजा की बेटी है। इनके वालिद का नाम गुलाम रजा। ये रिंद गांव की रहने वाली है। रिंद गांव पड़ता है खैरपुर, एक ज़िला है पाकिस्तान में। इसी गांव की ये रहने वाली हैं और इसी गांव में इनका जन्म कर्म हुआ। धीरे धीरे बड़ी हुई। जब ये 18 साल की होती हैं, साल 2014 की ये बात है, तो 18 साल की उम्र में इनके फ़ोन पे एक मिस कॉल आता है और ये मिस कॉल इनके एक रिलेटिव के पड़ोसी का था। मिस कॉल करने वाला यही जो आमिर जान जाफरी है, यही था। मिस कॉल आता है, उसके बाद कॉल बैक होती है। कॉल बैक होने के बाद फिर दोनों में बातचीत हो जाती है। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के साथ साथ फिर दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती जब आगे बढ़ी तो इन दोनों में प्यार हो गया। अब प्यार हुआ। प्यार होने के बाद जो सीमा थी, इसकी जो जाति थी ये रिंद थी और जो दूसरा शख्स था सामने वाला वो जाफरी। अब दोनों में शादी होती नहीं थी और पाकिस्तान में लव मैरिज इस तरह से अलाउ नहीं था। तो फिर कहीं ना कहीं इन दोनों के जहन में भी था कि अब शादी करनी है। उसके बाद वो शख्स कहता है कि देखो यार शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो सीमा हैदर थी उसने जिद कर ली और कहा कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। इतना बोलती है, उसके बाद वो कहता है कि यार घर वाले तो नहीं मानेंगे तो क्या करें। फिर बाकायदा कहती है कि काम करो, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब कोर्ट मैरिज की बात होती है। उसके बाद 4 महीने तक लगातार इस टॉपिक पे बात होती है। बात होने के बाद फिर ये दोनों घर से भागते हैं। यानी ये जो सीमा थी ये अपने कोर्ट दीजी जो इसका तालुका है वहाँ से भागती है और आमिर जाफरी जो था वो अपने घर से भागता है। और भागने के बाद ये दोनों कोर्ट में शादी कर लेते हैं। और कोर्ट में जो बाकायदा इसने एफिडेविट साइन करके दिया, उसमें जो कुछ इसने लिखा था मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। उसमें बाकायदा इसने लिखा था कि मैं अपना पूरा इसने इंट्रोडक्शन दिया। साथ ही कहा कि जो मेरे माता पिता हैं वो बड़े लालची हैं और लालची होने की वजह से वो किसी गरीब परिवार में मेरी शादी नहीं करना चाहते। एक अमीर लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। वो लड़का अच्छा नहीं है, वो नशा करता है, वो बहुत बिगड़ा हुआ है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, लोफर है। लेकिन मेरे माँ बाप पैसे की लालच में मुझे बेच रहे हैं। बाकायदा उसने एफिडेविट दिया। एफिडेविट देने के बाद बाकायदा कोर्ट से सर्टिफिकेट लिया शादी की। लेकिन अब दिक्कत हुई कि शादी करके जाए कहाँ। ना तो ये जो आमिर जान जाफरी था इसके परिवार वाले एक्सेप्ट करते और ना है ये लड़की इसके परिवार वाले, तो फिर कहाँ जाए। इधर पूरा समाज भी खिलाफ था। इसीलिए ये दोनों लोग शिफ्ट हो जाते हैं वहाँ पे कराची में शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद फिर एक घर ये लोग किराए पे लेते हैं। लेने के बाद कुछ टाइम तक रहते हैं और जो इसका पति था, इसका शौहर आमिर जान जाफरी, वो बाकायदा एक रिक्शा चलाता है। रिक्शा चला के जैसे तैसे करके जोड़ता है पैसे। उसके बाद फिर ये होता है कि अब जब रहना ही है तो एक किराए के घर में रहना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, एक घर ले लेते हैं। लेने के बाद फिर उन्होंने घर लेने का फैसला किया। जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठा हुए। इकट्ठे होने के बाद फिर एक घर लिया गया और ये घर सीमा के ही नाम पे लिया गया क्योंकि पति का प्यार था। अब सीमा के नाम पे घर ले लिया गया। उसके बाद फिर दोनों लोग प्यार से रहने लगे। इधर फिर धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो जो माँ बाप थे, चाहे सीमा के हों चाहे इस आमिर जान जाफरी के हों, अपने बच्चों से कितना ही वक्त दूर रहते। तो फिर इन दोनों के परिवार वालों ने भी, आसपास के लोगों ने भी रिश्ते को स्वीकार लिया कि कई वक्त गुजर गया। साल 2015-16 आ गया, इधर बच्चे भी हो गए। तो फिर जब परिवार वालों ने स्वीकार लिया तो फिर इन लोगों ने कहा कि अब हम वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन अब कराची में रहते हैं और यहीं से लालन पालन होगा। तब से ये दोनों लोग कराची में रहते और जब चाहते तब अपने घर पे जाते, घर वाले आते जाते रहते। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी बीच इन दोनों के 4 बच्चे भी हो गए। अब बच्चे होने के बाद फिर बाकायदा बच्चों की जिम्मेदारी, रिक्शा चला के इधर फिर काम हो नहीं रहा था। और इसी बीच जो इसका शौहर था उसकी सऊदी में नौकरी लग जाती है। अब इस कहानी को यहीं रोकता हूँ और कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करता हूँ। अब एक टर्म इसने कहा कि वो जो एफिडेविट पे मेरी सिग्नेचर हुए थे, दस्तखत हुए थे, वो ज़बरदस्ती करवाए गए। तो एक सोचने वाली बात है कि अगर माँ बाप ज़बरदस्ती करेंगे तो कम से कम अपने आप को ही बुरा नहीं बनाएंगे। कोई माँ बाप ये नहीं लिखवाएगा सर्टिफिकेट में कि मेरी बेटी इस बात पे सिग्नेचर कर दे कि मैं अपनी बेटी को पैसे की लालच में बेच रहा था। जो सीमा ने अपनी कहानी बताई कि
मेरी शादी किसी और से हो रही थी, मैं उस किसी और को पसंद करती थी, लेकिन माँ बाप ने वहाँ ना करा के इस जो आमिर जान जाफरी है इससे पैसे की लालच में शादी करवा दी। ये बाकायदा उसने अपने इंटरव्यू में कहा। अब इंटरव्यू में कहा तो फिर खुद ऐसा सिग्नेचर और ऐसा सर्टिफिकेट माँ बाप तो नहीं देंगे कि मैं अपनी बेटी को बेच रहा था इसलिए मेरी बेटी भाग के आई है। और उस टाइम इसकी उम्र महज 19 साल थी। खैर, इसके बाद फिर वो सऊदी चला जाता है। अब यहाँ पे जो फिर सीमा ने कहा कि मेरा पति जब 2019-20 में गया तब से लौट के नहीं आया। तो हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मुस्लिम्स हैं, कई ऐसे हिंदूज़ हैं, कई ऐसे सिख्स हैं जो बाकायदा जाते हैं। जाने के बाद मेरा खुद एक दोस्त है इजहार, जो 3 साल तक नहीं आया। इजहार का बड़ा भाई जिसको हम लोग प्यार से लौटन कहते हैं, वो 4 साल से सऊदी में है, जो कि 4 साल के लिए वो गया था। उसकी बीबी है, घर पे है, तो क्या करें। उसके बाद फिर वो चला जाता है सऊदी कमाने, उसका पति। अब सऊदी वो चला जाता है, इधर बीबी घर पे अकेले है, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा। अब तन्हाई का आलम हुआ और तन्हाई के आलम में इसी बीच जो बीबी है एक पबजी गेम डाउनलोड करती है। पबजी गेम में बाकायदा सीमा जो थी पबजी खेलती, इसी में सचिन से मुलाकात होती है। अब इधर सचिन से मुलाकात होती, सचिन से बातचीत हो रही, और बातचीत होने के बाद जो सीमा है, जो घर इसका था, उसको छोड़ देती है। घर छोड़ देती है, अपने शौहर जो जाफरीन था, जाफरी, उसको बताती है कि घर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो उसको एक बार रिपेयर करवाना है, तब तक मैं किराए के मकान में शिफ्ट हो जाती हूँ। अब पति ये बात सुनता है तो कहता है कि ठीक है, किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद वो किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद 4 बच्चे हैं और ये किराए के मकान में शिफ्ट। अब जो पति है उसको यही लग रहा है कि कुछ दिन बाद घर बन जाएगा, उसके बाद ये अपने घर में चली जाएगी, लेकिन इसको क्या पता था कि कहानी यहाँ कुछ हो रही है। इसके बाद एक इंटरव्यू में सीमा ने खुद कहा कि जब मैं सचिन से बात करती थी तो मेरा पति मुझसे शक करता था, मेरे ऊपर चिल्लाता था। तो आप सोच के देखिए कि अगर कोई भी महिला होगी, उसका फ़ोन बिजी जाएगा, उसका पति फ़ोन करेगा रात के 12 बजे 1 बजे, जब भी वो अपने काम से छुट्टी पाएगा, फ़ोन बिजी जाएगा तो शक नहीं करेगा तो क्या करेगा। और जब आप संतोषजनक जवाब ना दे सकें कि आप कहाँ से बात कर रही, मतलब इनका आप लॉजिक देखिए। और ये इंटरव्यू जो था वो क्राइम तक में शम्स सर ने लिया था, उसमें बाकायदा कहती हैं कि जब मैं सचिन से बात करती थी तो मेरा पति शक करता था, चिल्लाता था। तो आप किस लेवल का मुरव्वत या फिर किस लेवल की चीज़ें आप चाहती हैं कि मैं किसी गैर मर्द से बात करूँ और मेरा पति शक करे, तो वो गलत है। खैर, एक बीच बीच में मैं आपको अपडेट देता चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी रहे। उसके बाद फिर बाकायदा जब ये मिलना जुलना होता है कि अब मिलना है, तो फिर अपने जो मैंने कहा कि अपने घर को छोड़ चुकी थी, तो असल में इसने घर बेच दिया था। उसी घर को बेच के बाकायदा फिर अपने वीज़ा, पासपोर्ट, सारी चीज़ों को रेडी करती है, क्योंकि पाकिस्तान से शारजा, शारजा से नेपाल आना, वहाँ पे 1 हफ्ते रहना, लाखों का खर्चा था। वीज़ा बनाना, पासपोर्ट बनवाना, तो ये पैसा तो यहाँ से अरेंज नहीं हो सकता था। तो फिर क्या करें, तो फिर बाकायदा ये घर को बेचती है। बेचने के बाद पैसे इकट्ठा करती है और अपने पड़ोस में ही रहने वाले एक शख्स से कहती है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना और मैं आ जाऊँगी 2-4 दिन में। इतना बोलती है, बोलने के बाद नेपाल आ जाती है। नेपाल आती है, इधर फिर सचिन भी जाता है। ये लोग रहते हैं 1 आध हफ्ते तक। 1 आध हफ्ते तक रहने के बाद फिर आप सोच के देखिए कि सचिन से कहती है कि मुझे वापस नहीं जाना, और ये बात इसने ऑन द कैमरा खुद एक्सेप्ट की है। अपने 4 बच्चों को भी ये छोड़ चुकी थी, पति को छोड़ चुकी थी, वहीं से तैयार थी कि वापस नहीं जाना। और तो सचिन ने खुद भेजा, कहा जाओ और बच्चों को लेके आना होगा तो आना। 1 हफ्ते तक रहने के बाद ये फिर से नेपाल के रास्ते फिर से पहुंचती है पाकिस्तान। वहाँ फिर बाकायदा ये रहती है। रहने के बाद बाकायदा इसके दिमाग में फिर वही चीज़ें कि मुझे सचिन के पास जाना है, सचिन से मिलना है। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी कहानियाँ, मैं आपको सब बताऊँगा। तो फिर जब ये कहती है कि मुझे जाना है तो फिर तैयारी करती है, लेकिन अब एक बार तो घर बेच चुकी, तो पैसे कहाँ से आए। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है, साल 2023 आ जाता है। तब तक ये सचिन के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाती है और साल 2023 में ये अपने शौहर से कहती है। और इसी बीच जो इसका शौहर है, इसका पति, उसने NIC कार्ड बनवा लिया था। NIC कार्ड वही होता है जिसमें अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं, जैसे सऊदी में रहते हैं, और आप चाहें कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे लेके शिफ्ट हो जाएं, आप अपने ही वीज़ा पे या फिर अपने ही पासपोर्ट पे 4 बच्चों को भी शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए NIC कार्ड लगता है। तो फिर जो उसका शौहर था, उसने NIC कार्ड बनवाया था ऑनलाइन। अब सीमा का कहना है कि साल 2019 से उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, तलाक हो चुका है। तो जो पति अगर तलाक ले चुका है तो उसने NIC कार्ड क्यों बनवाया। NIC कार्ड बनवाता है, उसके बाद कहता है कि मैं अपने बच्चों को बुलाना चाहता हूँ। सीमा कहती है कि ठीक है। अब यहीं से फिर तैयारी शुरू हो जाती है कि अब जल्द से जल्द मुझे हिंदुस्तान पहुंचना है, नहीं तो क्या पता ये आके ले जाए अपने बच्चों को और मुझे भी ले जाए।
अब फिर इसे पैसे चाहिए थे, तो फिर अपने पति को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद कहती है, मार्च महीने में, ये बात है 8 मार्च की, 8 मार्च को ये फ़ोन करती, कहती है कि मैं आना चाहती हूँ मक्का और मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब सऊदी में उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर अपने दोस्तों से कुछ उधार वगैरह लेके वो 3 लाख रुपए इसको भेज देता है। 3 लाख रुपए भेजता है। भेजने के बाद ये फिर दोबारा कहती है कि मेरा फ़ोन ख़राब है। तो उसके बाद जो उसका पति था, चूँकि उसने लव मैरिज की थी, इससे प्यार करता था और इसका जीता जागता सबूत है कि उसने अपने घर को सीमा के नाम पे लिया था, तभी इसने घर बेचा, नहीं तो दूसरे के नाम की प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं सकते। अब जब ये बात बोलती है तो वो कहता है कि यार पैसे तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। अच्छा एक काम करना, तुम दुकान पे जाना और जो बिल होगा बताना, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा। उसके बाद तुम बिल ले लेना और फ़ोन ले लेना। इसके बाद फिर बाकायदा सीमा 8 तारीख को दुकान पे जाती है, मोबाइल की दुकान पे जाती है। 70,000 रुपये का, जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, 70,000 रुपये का मोबाइल लेती है। बाकायदा उसका बिल बनता है। इस बिल को बाकायदा जो उसका शौहर है आमिर जैन जाफरी, उसने सोशल मीडिया पे शेयर किया, मैं भी आपको अभी दिखा दूंगा। ये बिल लेती है, बिल लेने के बाद मोबाइल लेती है और चूँकि 3 लाख रुपए उसने पहले से लिए थे, अब पैसे आ गए, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर वक्त का इंतज़ार हो रहा, वीज़ा पासपोर्ट सारी चीज़ें बनवाने की तैयारी, लेकिन हिंदुस्तान का वीज़ा मिल नहीं रहा। तो फिर क्या करें? तो फिर वही पुराना रास्ता कि कैसे आएँ, क्या आएँ। इसके बाद फिर आपको याद होगा कि 9 मई, आपको याद होगा आपने एक तस्वीर भी देखी थी। उस तस्वीर को जब आपने देखा होगा तो बड़ा मजाक भी उड़ाया होगा। इमरान खान को बाकायदा कोर्ट में ले जाया जा रहा था। कोर्ट में ले जाने के बाद बाकायदा उनके सर पे ऐसे बाल्टी नुमा कुछ रखा था। उस टाइम पाकिस्तान में बड़ी हिंसा भी हुई थी, कुछ लोगों के मोर वगैरह भी चुराए गए थे, हम लोगों ने सुना था। तो जब ले जाया जा रहा था तो उस टाइम इतना पाकिस्तान में बवाल हुआ था कि इंटरनेट और ज़्यादातर फ़ोन सेवाएँ बंद कर दी गई थी। और इसी टाइम जो सीमा गुलाम हैदर है, उसका उसके शौहर से संपर्क टूटता है। उसी मौके का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान से निकलती है। निकलने के बाद फिर पहुंचती है अपने ट्रैवल एजेंट से संपर्क करके नेपाल। अब आप नेपाल में पहुंचने के बाद अब यहाँ से आप, जो मेरा थंबनेल है, यहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। अब जैसे ही वो पहुँचती है, पहले शारजा जाती है, शारजा से नेपाल। पहुँचने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का जो नंबर है वो बंद कर देती है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप एक लीगल पासपोर्ट पे नेपाल आई हैं तो आपको अपना नंबर बंद करने की क्या आवश्यकता है। अब नंबर बंद करती है। नंबर बंद करने के बाद जो नेपाल है वहाँ पे एक अपने पासपोर्ट के आधार पे एक सिम लेती है। अब सिम आपने ले लिया, आपने रिचार्ज कर लिया, तो आपको अगर इसको फ़ोन करना है सचिन को तो आप अपने नंबर से कीजिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने जहाँ जहाँ वो जाती, जिससे संपर्क करती, वहाँ पे बाकायदा वो दोस्त बनाती। दोस्त बनाने के बाद फिर बाकायदा उनके हॉटस्पॉट लेती और हॉटस्पॉट लेने के बाद व्हाट्सअप कॉल करती। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की ये सातिर है। एक 5वीं पास महिला के पास इतना दिमाग है कि मुझे कैसे नेपाल आना है, नेपाल आने के बाद अपने सिम को बंद करना है, जबकि बंद करने की क्या आवश्यकता थी। सिम को बंद करने के बाद बाकायदा आपको व्हाट्सअप कॉल करना है अपने जिस नंबर से आप यूज़ कर रही हैं, जो आपने नंबर नेपाल में भी लिया, उससे भी आपको कॉल नहीं करना। आप व्हाट्सअप कॉल करती हैं, आप वाईफाई कॉल करती हैं, आप ऐप्स के थ्रू कॉल करती हैं। अब जैसे ये हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होती है, फ़ौरन ही अपने पूरे व्हाट्सअप को क्लियर कर देती है। आप हिंदुस्तान में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आ रही हैं, आप जिससे प्यार करती हैं, जिसके लिए आप कस्में खा रही थी कि मेरा वो प्यार है, आप उससे मिलने आ रही, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपने अपने नंबर को बंद किया। आप हिंदुस्तान आने के बाद अपने व्हाट्सअप चैट्स को क्लियर कर देती हैं। आप नेपाल में सिम लेती हैं तो सिम से बात नहीं करती। और बाकायदा उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी रह चुके हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को बाकायदा उठाया कि एक महिला जो महज प्यार के लिए आई है तो इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी चीज़ें वो लगा क्यों रही है। खैर, इतना करने के बाद ये फिर हिंदुस्तान आती है। हिंदुस्तान आने के बाद अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, अगर आप बिहार के हैं, बिहार से अगर आप दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो अगर आप एक झटके में किसी से बात करें तो आपको पकड़ लिया जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप बिहार के हैं। अगर कोई मुंबई से आके हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में आता है, मुंबई से आके, या फिर कहीं और से दिल्ली से आके यूपी बिहार में आता है, तो हम लोग फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये बाहर से आया है, दिल्ली से आया, मुंबई से। एक महिला जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, आने के बाद लगभग 56 दिनों तक यहाँ रहती है। रहने के बाद अपने अदा को, अपनी बातचीत को, जबकि पाकिस्तान में हिंदी बहुत कम चलती है, इस तरह से मैनिपुलेट कर लेती है, इस तरह से मॉडिफाइड कर लेती है कि किसी पड़ोसी को भनक तक नहीं लगी कि ये किसी दूसरे देश की है, या फिर इसकी भाषा दूसरी है, इसका धर्म दूसरा है। बाकायदा पहले दिन से ये साड़ी पहनने में एक्सपर्ट, बाकायदा ये सिंदूर बिंदी लगा देती, पहले दिन से इतना प्रोफेशनलपन।
कहाँ से। इसके बाद बाकायदा जब इसने कहा कि जब इससे पूछा गया बाकायदा कि आपके पति से आपकी लव मैरिज हुई, बाकायदा इसने इनकार किया। और फिर एक सवाल उठाती है कि अगर मेरे पति इतना प्यार करते थे तो मुझे खोजा क्यों नहीं। अरे एक सिंपल बात है कि आपके पति अगर आप गायब हैं, जब से ये इतना हिंसा हुआ है, तमाम चीज़ें हुई, तो आपको पाकिस्तान में खोजेंगे। उनके क्या सपने में थोड़ी ना आ रहा है कि आप हिंदुस्तान में आ चुकी। बाकायदा उसके पिता ने, जो एक अमीर जैन जाफरी हैं, इनके पिता ने बाकायदा जब गया, वो घर पे जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं कि ये लड़की गायब है। चूँकि जब इंटरनेट सेवाएं बंद थी तो पति को यही लग रहा था कि ये कहीं होंगी या फिर फ़ोन स्विच ऑफ है। लेकिन जब लगातार कई दिनों तक ये गायब रहे तो उन्होंने अपने पिता को भेजा। पिता आते हैं, आने के बाद घर पे पता करते हैं तो पता चलता है कि ये किराए के मकान में रह रही। वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ ये कह के ये निकलती हैं कि मैं गांव जा रही हूँ कुछ ज़मीन खरीदने। फिर ये गांव में जब पता करते हैं तो पता चलता है यहाँ आई नहीं। तब जाके उनको तो यही लगा कि ये पाकिस्तान में होगी या फिर इसके साथ कुछ हादसा हो गया होगा। तो FIR पाकिस्तान के हिसाब से दर्ज करते हैं। वो तो जब हिंदुस्तान की वीडियोज़ वायरल हुई और वहाँ पता चला, तब जाके उस पति ने मदद मांगी। तो एक महिला जो पहले तो लव मैरिज करती है, फिर झूठ बोलती है कि मेरी शादी नहीं हुई, हिंदुस्तान आते ही अपने एक तरह से, अच्छा जो सर्टिफिकेट उसने लगाया है अपने पहले एफिडेविट में, उसमें डेट ऑफ बर्थ दूसरी है, उसमें सारी चीज़ें आइडेंटिटी दूसरी है। जो पासपोर्ट है उसमें आइडेंटिटी दूसरी है। एक महिला जो महज 5वीं पास है लेकिन वो हिंदी इतनी अच्छी बोलती है। एक महिला जो 5वीं पास है लेकिन इंग्लिश उसकी इतनी फर्राटेदार है। एक बार कहती है कि मेरा पति मुझे टॉर्चर करता था, वो 3 साल से मेरे पास नहीं आया। अगर वो 3 साल से आपके पास नहीं आया तो अब 2-2 बार नेपाल कैसे आ सकती है। मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूँ कि अगर एक हिंदुस्तान में रहने वाला, जिसके पैसे की वैल्यू, जिसके पैसे की पावर पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है, अगर उसको महज यूपी से दिल्ली जाना हो तो 1 महीने सोचना पड़ता है कि बजट कैसे बनेगा। एक आम आदमी जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने की बात छोड़िए, अगर हमें सऊदीया जाना होता है, किसी भी हमारे मुसलमान भाई को जब जाना होता है, 1 साल पहले से तैयारी होती है वीज़ा पासपोर्ट की, तब जाके पैसे पूरे होते हैं, तब जाके वो जा पाता है। लेकिन एक महिला जिसका पति उसे टॉर्चर करता है, उसके बाद फिर बाकायदा वो बिल, आज सारे सबूत दिखा रहा कि ये मेरा एफिडेविट है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं, मैंने मोबाइल पे इतना दिया, ये बैंक ट्रांसफ़र है, उसके बाद भी वो महिला उसको बेच रही है। एक महिला जो शादी करने के लिए ये कह देती है कि मेरे माँ बाप मुझे बेचना चाहते थे, मेरे माँ बाप लालची थे, अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई। आज हमें कहना नहीं चाहिए जो आलोक मौर्य उससे सिंपैथी क्यों है, क्योंकि वो सारे फैक्ट्स दिखा रहा। बाकी अगर आप देखें तो ज्योति मौर्य भी कहती है कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। और ये सवाल मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी पूछा था कि अगर ज्योति गलत है तो सीमा कैसे सही। अब रही बात यह कि क्या अभी तक सीमा पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोर्ट ने जमानत क्यों दे दी। तो कोर्ट ने जमानत महज इसलिए दी कि अभी उसकी मीडिया का ट्रायल नहीं हुआ, मैंने उसके मामले का, और अभी तक वो पुलिस की नज़र में है। और कायदे से चाहे प्यार हो चाहे जो हो, हमें इससे नहीं मतलब होना चाहिए। हम जो प्यार की जीत के रूप में इसको देख रहे हैं, ये प्यार की जीत नहीं है। अगर आप कायदे से समझे तो एक हमारे हिंदुस्तान का रहने वाला लड़का पाकिस्तान की एक लड़की को घुसपैठिया बना के हिंदुस्तान में रखता है। और अगर हमें इस महिला से इतनी सिंपैथी है कि हम इसे घुसपैठिया नहीं मानते, तो फिर जो हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए चिल्लाते हैं कि ये बाहर से आए, तो फिर उनको भी आप अपना लीजिए, चूँकि उनकी पड़ोसियों से उनको भी हमदर्दी होगी। तो एक गंभीर मुद्दा है, हमें लगता है कि आप इस पर विचार कीजिए। बाकी बहुत लोगों ने बहुत कुछ इसको प्यार की जीत दिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में एक तरह से घुसपैठिया आया है। प्यार हो चाहे जो हो, वो सीमा, सचिन और उसके पति का व्यक्तिगत मैटर, लेकिन एक महिला जो गलत तरीके से हमारे हिंदुस्तान में आई है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। साथ ही उस लड़के पे होनी चाहिए जिसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का मतलब यही होता है कि आपका प्यार है, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके लिए जान दे दें, लेकिन आप ऐसे काम को नहीं कर सकते जो देश के संविधान के, देश के कानून के खिलाफ हो। तो ये सारे फैक्ट्स थे, और सारे फैक्ट्स मैंने प्रयास यही किया कि सारे फ़ोटोज़ के साथ आपको दिखा दूँ, और कुछ अगर आप कहेंगे तो इस बारे में आपको एक्सटर्नल लिंक्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो अभी अब वीडियो में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो मेरे अपने इनपुट्स थे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, बातें हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि जो सोना होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। सोने का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है AU, माफ़ कीजिएगा, और ये ओरियम से लिया गया है, ये लैटिन अक्षर है। और इस सवाल को जो सही जवाब दिया वो दिया MK फाइनेंस जी हैं, और हरेंद्र गौतम जी हैं, अंशुल जलोन जी हैं, ओंतिहोरू जी हैं, सुएस उड़ीसा से हैं, वारिस अफलातून जी हैं, अतीक सिंह जी हैं, नमिता पटनायक जी हैं, और रतन लक्ष्मी जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और फिर से एक बार इस कहानी को एक ओवरव्यू अगर आपको दे दूं कि अगर पति 3 साल से छोड़ चुका था तो उसने बच्चों के लिए NIC क्यों बनवाई। अगर पति बात नहीं करता था तो बाकायदा उसने मोबाइल क्यों खरीदा, 70,000 का मोबाइल क्यों गिफ्ट करेगा अपनी बीवी को। अगर पति ने ज़बरदस्ती शादी की थी तो फिर घर क्यों पत्नी के नाम पे रखा। ये सारी चीज़ें आदमी तभी करता है जब अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता हो।
तो आपकी इस मामले में क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।